मैंने हिंदुस्तान के 29 राज्यों में से 70 राज्य घूम चुका हूँ। आज हर राज्य में मोदी जी का वो क्रेज है, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी जाते हैं, हर जगह उनको वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से संबोधित किया जाता है। आज कुछ चंद लोग यहाँ आके सीपी में अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए मोदी जी को गाली देते हैं, उनके खिलाफ। वो व्यक्ति ऐसा है ना, वो परिवार के लिए जीता है, सिर्फ वो देश के लिए जीता है। उसका एक ही सोच है कि मरूंगा तो देश के लिए, जीऊंगा तो देश के लिए। मैं इन भाई से पूछना चाहता हूँ, इनको दिक्कत क्या है? उसके बाद समस्याएं आने लगी। आप उधर बात काफी देर से सुन रहा हूँ। एक मिनट, आप कह रहे हैं लॉ कब से बनाया गया? आप बताइए पहले लॉ है क्या? आप पहले बताइए लॉ है क्या? आप पहले बताइए लॉ है क्या पहले। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो भाई एक वीडियो लेके आया हूँ। मेरे को ये वीडियो पुराना है लेकिन वीडियो बहुत ही मेरे को अच्छा लगा, इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों के बीच ये वीडियो जरूर लेके आना चाहिए। भाई ये जो वीडियो है ना, देखने के लायक है। भाई इस वीडियो का टाइटल बता दूँ, जब गांव के गरीबों ने मोदी विरोधियों युवाओं को ऐसे जवाब दिया, सभी तालियां बजाने लगे। भाई वीडियो जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो पुराना है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर मिलेंगे वीडियो की एंड में। कुछ समस्या हैं, जैसे आज के 2-3 मुद्दे उठे हैं। वहाँ पे रिपब्लिक भारत का था, यहाँ पे न्यूज़ 18 का था। वहाँ का मुद्दा अलग था, यहाँ का मुद्दा अलग था। मुद्दे में ये बात उठी कि हमारे सेना प्रमुख ने ये बात कही कि सेना तैयार है, सिर्फ सरकार के एक्शन लेने की देर है। अब मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। 1948 में जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, सरकार किसकी थी? पीओके उनके कब्जे में गया, कांग्रेस की सरकार थी। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2, 1962 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। अक्साई चीन उनके कब्जे में चला गया। ये कांग्रेस की ही देन है। और पीछे जाऊं, जो आज हमारे माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री ने कहा अखंड भारत, अटल भारत, उनके लिए हम जान दे तो 1837 में अफगानिस्तान हमारे देश से अलग हुआ। ये भारत बहुत अखंड था। बर्मा, म्यांमार, तिब्बत, ये सारे हमारे देश के हिस्से हैं। लेकिन हम उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था। हम 1947 के बाद की बात करेंगे। 1948 में कांग्रेस की देन से पीओके बना। 1962 में कांग्रेस की वजह से अक्साई चीन बना, जिस पे चीन का कब्जा है। अरे पिछली सरकारों ने नियम और कानून तो बनाए, उसमें अस्थायी प्रावधान लगाया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा पिछले पखवाड़े में कि भारत में अस्थायी प्रावधान के लिए कोई जगह नहीं है। तो उसमें उन्होंने गलत क्या कहा? अब कुछ हमें जितना डर बाहरी शत्रुओं से नहीं है, जितने हमारे देश में खास तौर से ये कांग्रेस ही है ना, डिवाइडेड रूल, जो अंग्रेजों की फूट थी कि फूट डालो और राजनीति करो। तो मैम ये वो है कि इनके पेट में जभी मन उड़ती है जब कोई राष्ट्रवाद का या कोई अच्छा मुद्दा उठता है। मोदी जी ने अगर कश्मीर से 37035 हटाया तो क्या दर्द हुआ? सबसे ज्यादा दर्द गुलाम नबी को होगा। आजाद शब्द नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि गुलाम जो होते हैं उनको आजाद नहीं बोला जाता है। कश्मीर में सिर्फ 3 परिवारों की, गुलाम नबी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, मैं उनके ही लड़के हैं वो, ठीक है। मैं वहाँ घूम के आया हूँ, जो वहाँ के शोपियां अनंतनाग सबसे खतरनाक क्षेत्र है। 5 तारीख को हमारे यहाँ से ये दफाएं हटाई थी। 7 तारीख को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा के आया हूँ। हमें लोग सोचते हैं गमछा डाल के घूमता हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ। मैंने हिंदुस्तान के 29 राज्यों में से 70 राज्य घूम चुका हूँ। आज हर राज्य में मोदी जी का वो क्रेज है, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी जाते हैं, हर जगह उनको वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से संबोधित किया जाता है। आज कुछ चंद लोग यहाँ आके सीपी में अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए मोदी जी को गाली देते हैं, उनके खिलाफ। वो व्यक्ति ऐसा है ना, वो परिवार के लिए जीता है, सिर्फ वो देश के लिए जीता है। उसका एक ही सोच है कि मरूंगा तो देश के लिए, जीऊंगा तो देश के लिए। मैं इन भाई से पूछना चाहता हूँ, इनको दिक्कत क्या है? 370 हटा, दिक्कत है? 35 हटने से इनको क्या? अब जब बात होती है, अभी परसों के बयान में पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने भी, अभी तक पाकिस्तान बोलता था भारत अधिकृत कश्मीर,
परसों उनके बयान में एक बहुत बड़ा मोटिव आया जब उन्होंने देख लिया संयुक्त राष्ट्र यूएस में हर जगह से पिट गए, पाक के नापाक इरादे सबने दुनिया ने जान लिए, तो उनके मुंह से निकला कि भारत अपने राज्य कश्मीर में लोगों को डरा धमका रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूं, पीओके में इमरान खान कल उन्होंने ऐलान किया है कि सबसे बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जबकि पीओके में इमरान खान के खिलाफ ही रैलियां निकल रही हैं। पीओके खुद चाहता है कि हमारा भारत में संबंध हो जाए, और कुछ लोग यहाँ आके सबसे पहले मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बाहर से तो लड़ना बाद में है, पहले हमें देश के गद्दारों को समझना। और एक उदाहरण और देता हूँ मैं, चीन ने जब देखा 2014 में मोदी जी का क्रेज उभरा, मोदी जी छा गए पूरे वर्ल्ड में, तो उसने कुछ महीने पहले हमारे माननीय दिवंगत स्वर्गीय श्री मनोहर लाल पारिकर जी हमारे उस टाइम पर रक्षा मंत्री थे, डोकलाम में चीन ने हस्तक्षेप किया। फोटो आएगी नहीं आएगी डोकलाम में, तो वहां उनको क्या जवाब दिया गया था, ये 1962 का भारत नहीं है, क्या आप आओगे हम आपको पूजा करेंगे। ये 2014 का भारत है, घुसोगे तो मारे जाओगे। तो डोकलाम ने मैम दुनिया ने देखा, चाइना ड्रैगन जिसको बोलते हैं वो बैक होगा, गो टू द बैक। और 1948 में अगर नेहरू ने हमारी आर्मी को नहीं रोका होता, हमारी आर्मी ना कमजोर थी ना है ना रहेगी, तो पीओके कभी भी पाकिस्तान के कब्जे में नहीं आता। ये नेहरू की ही देन है। आप क्वेश्चन पूछो, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ऐसे लोग, पता है इनकी विचारधारा क्या है, ये वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित है, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हिंदू मरे या मुसलमान, हमें तो हत्या से काम। मैं पहले तो पाकिस्तान की, चलो मैं बात नहीं करता, वो दो कौड़ी का देश अनपढ़ तो उनके पास है, उनका हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ जी, ठीक है। और बाद में मैं इनसे वो भी पूछूंगा जो उन्होंने कहा ना कि लॉ कब बनी, ये वो भी बात पूछूंगा मैं इनसे। इन्होंने कहा 1948 की बात की इन्होंने, ठीक है। 1948 पर अमित शाह जी ने जो सबसे बड़ा झूठ बोला पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को किसने डील किया था। उन्होंने कहा कि वो डील किया था नेहरू जी ने। आप यूट्यूब पर वीडियो निकाल लेना, जम्मू कश्मीर को जिसने डील किया था वो था सरदार पटेल जी। और मैं नहीं कहता, सरदार पटेल जी बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते कि कश्मीर में क्या हुआ, ये वो हो गया, कश्मीर में क्या हुआ, ये वो कि पाकिस्तानों को बड़े कश्मीर उनके पास चला गया, ये वो। एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ना, जब वो वार शुरू हुआ था, नहीं मैं, आपने मुझे देशद्रोही बना दिया तो मैं ना बोलूं, ठीक है ठीक है ठीक है। आप ना 1948 की जो वॉर हुई थी ना, उसको पढ़ना, वो क्या हुआ था। जब आई थे ना वो पाकिस्तानी, जब आ गए थे भारत की सीमा में आ गए थे, वो पहले हो गया था जब हरी सिंह ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा था सरदार पटेल के पास। उन्होंने कहा कि हमारी मदद कीजिए। सरदार पटेल ने कहा हम आपकी मदद तब करेंगे लेकिन जब आप भारत के साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम भारत के साथ आएंगे, ठीक है। डील हुई, भारत ने अपनी फौज भेजी पाकिस्तान को, जितना भी पीछे हो चुके थे वो चले गए। और जितना उन्होंने हमारी बात सुनी, जितना भी वो कश्मीर था वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। अगर हम बात करते हैं तो तब तो गृह मंत्री कौन थे, सरदार पटेल जी, ठीक है। मैं उनको जी कहता हूँ क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। अब उनकी बात 61 की बात, वो ठीक है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत कमज़ोर थी। हमारे जो कानून मंत्री थे, जो विदेश मंत्री थे, आई थिंक उन्होंने तो ये कह दिया था कि हम, चीन तो हमारा दोस्त है, हमें तो उनके अब वहाँ पर पुलिस ही लगा देनी चाहिए, हमें तो फौज की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, वो तो उनके ही जो पार्टी के नेता थे उन्होंने भी उनको कहा था, ठीक है। अब चलिए 71 की वॉर भी होगी। 71 की वॉर क्यों हुई थी, ये सभी को मालूम है। हमने बांग्लादेश अलग करवा दिया, बात नहीं पूछी जा रही है, हमने तो चार जो एक आज के मौजूदा परिस्थिति में चल रहे हैं। हाँ नहीं, अरे भैया तो ले भैया, भाई साहब ने 1970 बोल रहे हैं, तमीज से बोल रहे हैं, वो अगले सुन रहे हैं, वो बोलेंगे ना, इतना जब वो करेंगे
ठीक है 1948 से मैडम इन्होंने शुरू किया था। क्यों कर दी? आइए 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 आइए, ठीक है ठीक है। 71 की बार हो गई, चलो ठीक है, हमने बांग्लादेश को अलग करवा दिया, ठीक है, वो हो गया। अब आता हूँ एक जंग जो इन्होंने छोड़ दी, एक जंग जो इन्होंने छोड़ दी, वो जंग कब हुई थी? वो जंग किसकी कब हुई थी? वो जंग हुई थी 99 में, जब प्रधानमंत्री कौन थे? बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, 99 में वो वॉर हुई। उसके बाद आप बताइए, वो बीजेपी तब तो बहुत, अटल जी तो बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। 1999 में जो वॉर हुई, कारगिल की वॉर हो गई, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, आप आतंकवादियों को छोड़ भी रहे हो, प्लेन हाईजैक हो गया, किनकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी, ठीक है ठीक है। भाई साहब चेहरे को नहीं पकड़ोगे आप? 3 बार हो गया, आप चेहरा नहीं पकड़ोगे? हम तो देशद्रोही हैं, हम तो देशद्रोही हैं, ज्ञान तो पूरा हो जाए। जैसे हमारे अभी छोटे भाई ने ये कहा कि 1999 में अटल जी की सरकार थी, उसको छोड़ा, इसको छोड़ा, उस टाइम पे ये विधेयक क्यों नहीं लाए गए? उस टाइम पे एक प्रॉब्लम सी थी। होता क्या है ना, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था 2 प्रणाली में बांटी गई है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। सुने दो, हाँ इनके अलग अलग प्रावधान है। न्यायपालिका अपना काम करती है और कार्यपालिका अपना। कार्यपालिका का मतलब होता है संसद, संसद में कानून बनाए जाते हैं और न्यायपालिका उन पे अमल करती है। अब मैं भाई को उदाहरण देता हूं, इन्होंने 1999 अटल बिहारी जी के टाइम का उदाहरण दिया, तो उस टाइम पे उनके पास मजबूरी पता क्या थी? वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़े देशभक्त थे। मैं एक बात उदाहरण दूं, जिसको बुरा लगे भला ही लगे, उनके पास मजबूरी पता क्या थी? उनके पास अल्पमत की सरकार थी। ये आई और कांग्रेस भाई साहब प्लीज भाई, मनमोहन सिंह पे भी अल्पमत की सरकार थी। भाई साहब उनके पास अल्पमत की सरकार थी। और तो और अभी 2014 में जब मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तब भी उनके पास मजबूर थी। लोग ये कहते थे, मोदी जी कहते थे 56 इंच का सीना चौकीदार, कुछ लोगों ने ट्रेंड बार उड़ाया, चौकीदार सो रहा है, 56 इंच का सीना कहाँ है? मजबूरी कहाँ थी पता है मैम? मैं बताता हूँ आपको। उसका रीजनल क्या होता है कि जब कोई भी विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, भले ही आपकी सरकार पूर्ण हो, लोकसभा से तो आप पारित करवा लोगे, लेकिन राज्यसभा में ये कांग्रेसी फंसा देते थे। उसका रीजनल ये था कि 1947 से लेके 2018 तक, 2018 तक कांग्रेसियों का ही कब्जा राज्यसभा में था। अब आने वाले चंद दिनों में वहां भी बीजेपी का बहुमत आने वाला है। और तो और भाई साहब, और तो और मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूं, अमेठी जो गांधी परिवार की पैतृक राजनीति की भूमि रही है, वहां के बहुत बड़े राजा महाराजा संजय सिंह, उनकी पत्नी रानी अमृता सिंह, दोनों बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि कांग्रेस अपनी विचारधाराओं से भटक चुकी है। और आपको 15 दिन पहले की बात बताता हूं, हरियाणा में आने वाले चंद दिनों में चुनाव का बिगुल बजने वाला है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 370-35A का खुल के समर्थन किया। उन्होंने ये कहा था कांग्रेस अपनी विचारधारा से भटक चुकी है, मैं अपनी अलग पार्टी बना लूंगा। तब उसमें पता है मैडम सोनिया जी ने जो कांग्रेस की बात का तो जवाब, भैया बात तो सुनो, मुद्दे जब चलते हैं तो बात बहुत उठती है। मैडम एक मिनट आना मैडम, करो। मैम अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो आप बोल दो, मैं गो टू द बैक। वो जो आतंकवादी हाईजैक करके भेजा था, उसकी बात का जवाब दे। हाँ उसकी हाईजैक पता है, उसके ऊपर प्रेशर किसने डाला था? आपने अभी 5:30 बजे प्रतीक जी भैया जी का शो देखा? उदाहरण देता हूँ आपको भैया, उस टाइम पे एक मिनट, इसका रियल आंसर बता दो सर को। एक मिनट रियल आंसर बता दो भाई साहब। अगर आज के डेट में भी ना कोई अगर हाईजैक अगर हो रहा है ना, वो दोनों गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हो के ना छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम जो अपोजिशन भी था भाई कि अगर हाईजैक है सबका फैमिली है, तो इसमें आप सेंसलेस क्वेश्चन कैसे करते हो? मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। किसका सेंसलेस? एक बात, अगर हाईजैक हो रहा है, किसका फैमिली है, सारा परिवार है, तो उस टाइम तो छोड़ना तो पड़ेगा। उस टाइम गवर्नमेंट को ब्लेम करना ये एक सेंसलेस क्वेश्चन है ना। उसी टाइम दोनों गवर्नमेंट का एग्रीमेंट बातचीत होके छोड़ते भैया। उस टाइम पे कांग्रेस ने दबाव बनाया था, कांग्रेस ने दबाव बनाया था, क्योंकि अटल जी की सरकार अल्पमत की सरकार थी। क्यों दे रहे हो? क्वेश्चन नंबर
टू अटल बिहारी जी ने जो कारगिल युद्ध लड़ा था, वो भैया कह रहे हैं कि उसमें आपने अंदर तक जाके कब्जा क्यों नहीं करा? जब आप जीत रहे थे तो आप अंदर तक एक मिनट मैं देता हूं। कब्जा क्यों नहीं करा? इसका जवाब दीजिए। अटल जी का सबसे अटल जी आप इसका जवाब ये जो आप लोगों की सर आप लोग ताला लगाओगे? सर मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा जो लास्ट मुद्दा है, हाँ चल मेरा जो लास्ट मुद्दा है वो मैं पूछ लेती हूँ, उसका फिर हमें जाना है, ठीक है? सर आपको बताया कि आज सोनिया गांधी ने ये कहा था कि जनादेश खतरे में जा रहा है, लोग जनादेश का दुरुपयोग कर रही है सरकार और लोकतंत्र खतरे में है। इस बात क्या कहना चाहिए? अच्छा, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं मैडम सोनिया से ये बात कहना चाहता हूँ, वो खुद खतरे में है, वो खुद खतरे में है, वो जनादेश खतरे में बता रही है। अब आपको बहुत बड़े उदाहरण दे रहा हूँ, जो हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर रहे हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री माननीय पी चिदम्बरम जी, आज तिहाड़ जेल के 7 नंबर वारंट में है, और अगला नंबर मैडम सोनिया का भी तो है। जिस व्यक्ति ने 70 सालों से देश का पैसा खाया है, ये चौकीदार है, ना तो सोएगा ना सोने देगा। आंसर लो मैडम, अगर मेरी बात अच्छी लग रही तो हम पर लाइक करो, इनकी लग रही हो तो एक बात का आंसर नहीं मैडम, एक बात का आंसर। थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखे होंगे, जो भाई जो गरीब कह ले चाहे गामछा वाला कह ले, जो भी कह ले भाई, पढ़े लिखे होने से नहीं होता है, उतना टैलेंट होना चाहिए, बोलने के लिए दिमाग होना चाहिए भाई। सबसे पहले भाई पढ़ने लिखने से नहीं होता है, सबसे पहले दिमाग होना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले क्या इसका आंसर निकल के आ सकता है वो भी सोचना चाहिए। तो भाई गमछा रखे इसका मतलब गवार मत समझना भाई। भाई इतने अच्छे जवाब दिया ना भाई, वो जो बड़े से आदमी था ना लंबे लंबे, भाई उसका बोलती बंद कर दिया भाई, बोलती बंद कर दिया, बोलने नहीं दिया भाई। गमछा रख के क्या गवार समझे हो क्या? तो भाई आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम। कभी याद करे जो जमाना